इसी दिल्ली में 10,000 के आसपास हिंदुओं को बौद्ध बनाया गया। ये कैसे देखते हैं आप? केजरीवाल से जुड़ा व्यक्ति इसमें पूरा शामिल होता है। कैसे देखते हैं आप इसे? सर, आप एक प्रामाणिक पत्रकार हैं। अगर आप दिल्ली में हैं, तो मैं कहूँगा आप एक स्टिंग ऑपरेशन करें, क्योंकि कोई भी धर्म परिवर्तन करता है तो उसे अगले दिन अखबार में देना पड़ता है कि मैं हिंदू से बौद्ध हो गया हूँ, या मैं हिंदू से मुस्लिम हो गया हूँ, या मैं हिंदू से क्रिश्चियन हो गया हूँ। और वैसे भी अब इस देश में नए कानून बन रहे हैं कि जो भी धर्म परिवर्तन करेगा उसे सजा मिलेगी। देश के लिए थ्रेट है ये धर्म परिवर्तन। तो मैंने जो इनपुट निकाला, जो राजेंद्र इनके गौतम जो राजेंद्र पाल गौतम है, जिन्होंने संविधान की शपथ ली, उसके बाद भी दो धर्मों को आपस में बांटा, और मंत्री रहते हुए इन्होंने वो शपथ दिलाई कि 10,000 लोग और विजयदशमी के दिन हिंदू से बौद्ध बन रहे। सर, मैं नहीं मानता कोई 10,000 हिंदू बौद्ध बने, वो अपना बौद्ध बने। मैं बताता हूँ, ये एक तरीके से प्रोपेगेंडा है। वो प्रोपेगेंडा है। मैं वहीं पे आ रहा हूँ, आप स्टिंग ऑपरेशन करो। उनके घर में आज में लक्ष्मी गणेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रभु श्री राम की फोटो लगी है। उनकी शादियों के कार्ड पे आज भी विघ्नहर्ता गणेश जी की फोटो लगी हुई है, और वो मंत्र लिखा हुआ है कि भैया गणेश जी हमारे सारे विघ्न हरना, हमारा विवाह संपन्न करना। तो आज भी मैं खुद देख के आया हूं ना, मैं बता रहा हूँ। आप इनके रिश्तेदार, ये अपने रिश्तेदारों को बौद्ध नहीं बना पाए, वो सारे हिंदू है। हम तो गए जहां वो रहते हैं, उनके आसपास हमने पूछ लिया है। पर ये प्रमाणिक कार्य मीडिया को करना चाहिए था। उन 10,000 में से, मैं कह रहा हूँ ना, एडवर्टाइजमेंट दी जाती है अगर आपने धर्म परिवर्तन किया है। उन 10,000 में से आप 10 लोगों के घर चले जाओ सर, सिर्फ 10। पहली बात तो किसने किया नहीं है। 10 लोगों के घर पे जाके देखोगे तो जैसे कन्हैया कुमार के घर रवीश कुमार गया था बेगूसराय, तो भगवानों की फोटो लगी थी। जिस धर्म को वो अफीम बता रहा था, उनके घर में वो अफीम पी जा रही थी मेरे हिसाब से। क्योंकि धर्म को अगर ये अफीम बनाते हो तो पी तो खुद ही रहे हो। उनके घर में कैलेंडर लगे थे, गणेश जी के कैलेंडर लगे थे, माता लक्ष्मी के कैलेंडर लगे हुए थे। मैंने सारी फोटोएं देखी उस समय पे जब रवीश कुमार घुसा। आप जाओ ग्राउंड रिपोर्ट करो। ये जितने अफीम पिलाने की बात करते हैं ना, ये भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाते हैं ना, जेएनयू में अभी कहा है, ब्राह्मण विरोधी नारा भी लगाया। बता रहा हूँ कि ब्राह्मण और बनिया भारत छोड़ो। अर्थव्यवस्था है बढ़िया, ब्राह्मण है बुद्धि से, ब्राह्मण श्रेष्ठ वर्ग में आता है, वो रहेगा। क्योंकि ब्राह्मण सिर्फ जातीय नहीं होता, ब्राह्मण इस देश में उपाधि है। अम्बेडकर भी ब्राह्मण था, उसे ब्राह्मण ने ही उपाधि दी थी अम्बेडकर की। और ब्राह्मण को आप समझना पड़ेगा, अम्बेडकर की दूसरी बीवी भी ब्राह्मण थी। मुंबई में अम्बेडकर जहाँ रहता था, वो मोहल्ला भी ब्राह्मणों का था। क्यों भैया वहां रहते थे आप? जब आपको श्रेष्ठता का, जब श्रेष्ठ लोगों के साथ रहना है, या साफ सफाई में ही रहना है, या इस तरीके की आपको वो करना है, तो प्रोपेगेंडा बनाने की बात है। तो आज आप एक बात बताओ ना, अम्बेडकर जी की बीवी जो सेकंड वाइफ थी, उनके बारे में कभी इन्होंने जिक्र किया? ये जय भीम का नारा लगाते हैं, क्या अम्बेडकर जी को जिन्होंने पढ़ने विदेश भेजा था, उस राजा का जिक्र किया? क्या अम्बेडकर जी को ये उपाधि दी थी जिन्होंने बी आर डॉक्टर भीम राव राम जी अम्बेडकर को अम्बेडकर उपाधि एक ब्राह्मण ने दी थी? क्या वो उसकी बात करेगा? कोई नहीं करेगा। सर, ये बहुत एक प्रोपेगेंडा है। मेरा मानना है कि जय भीम के नारे भारत में तो सफल है, आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान में लगा के दिखाओ ना। जो 18% हिंदू गया था वहां पे, और सब उसमें अधिकतर दलित थे, जो गए थे किसके ना, प्रोफेसर जोगिंदर नाथ मंडल के साथ। अब वहां पे मेघवाल जाति का क्या हाल है, एक बार बताओ तो। वो लॉ मिनिस्टर थे सर, यहाँ का लॉ मिनिस्टर थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वहां के लॉ मिनिस्टर थे, लॉ मेकर थे ये जोगिंदर नाथ मंडल सड़ सड़ के मरा है वेस्ट बंगाल में आके। और अंबेडकर जी को चुनाव हराने वाली कांग्रेस, जिताने वाले जोगिंदर नाथ मंडल। कहाँ से? जो आज का पश्चिमी आज का जो बांग्लादेश है, वहां पे, वहां से सीट जीत के आए थे अम्बेडकर जी। तो आपको गहराई में जाना पड़ेगा, आपको तथ्यों पे जाना पड़ेगा। मोदी सरकार ने जितने भी दलित हैं, जो अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति हैं, जो कहते हैं कि बीजेपी का एक नारा है अंत्योदय। अंत्योदय में आती है जो हमारी आज की वर्तमान राष्ट्रपति हैं, जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, जो जिनके हस्बैंड एक्सपायर कर चुके हैं, जिनका शायद बेटा भी एक्सपायर कर चुका है। और वो व्यक्ति, जो महिला संघर्ष करके खड़ी हुई, उसे आज हमने राष्ट्रपति बना दिया। नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि देखो ना, अंत्योदय को वो आज। इसको कैसे देखते हैं? जैसे कि ये जेएनयू में जो नारे लगाए जा रहे हैं और लिखे जा रहे हैं, कैसे इसको कैसे रोका जा सकता है? फ्री के टुकड़े पे पलने वाले लोग हैं। मैं तो कहूंगा आप समझदार पत्रकार हो, इन लोगों को भाव मत दो। आउट ऑफ साइड मीन आउट ऑफ माइंड। ये जेएनयू में नारे वारे लगा लोगों के करेंगे, जैसे लोग कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं। और जो क्या नाम है, उमर खालिद जैसे लोग दिल्ली में दंगे करते हैं, किस समय पे सर? जब दिल्ली में कौन आता है? डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका का नागरिक राष्ट्रपति, और दुनिया का फर्स्ट नागरिक कहा जाता है। अमेरिका को अभी भी सर्वप्रथम कहा जाता है देश। तो आप सोचो उस समय पे साजिश के तहत क्या करते हैं ये दंगे। दंगों में बदनाम कौन होता है? देश। और देश को बदनाम करने के लिए पिंजरा तोड़ आंदोलन कौन करता है? सब पूरा जर्जर। और उमर खालिद, आपने व्हाट्सअप, सारा आपने व्हाट्सअप पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है।
सर आप एक प्रामाणिक जर्नलिस्ट हो, आप उस बात को जानो, देखो कि क्या चल रहा है, क्या प्रोपेगेंडा। ताहिर हुसैन किसका पार्षद है? जिसके बारे में दिल्ली के हाई कोर्ट ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन ने ये दंगे प्रायोजित तरीके से करे, हिंदू विरोधी दंगे थे ये। और इस हिंदू विरोधी दंगे की मैं भर्त्सना करता हूँ। और केजरीवाल हिंदू विरोधी है, मैं खुद कहता हूँ, क्योंकि इसने हमारे स्वास्थ्य को झाड़ू मारी है। इसने भगवान श्री राम का भी अपमान करा है, हनुमान जी का भी अपमान करा है। पूंछ से पता नहीं किसको जलाते हुए भी दिखाया था, वो मुझे याद नहीं आ रहा है, स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ मैं वो बात। लेकिन केजरीवाल ने ताहिर हुसैन, अमानतुल्लाह खान पे एक शब्द नहीं बोला आज तक। केजरीवाल ने राजेंद्र गौतम के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, उसे स्टार प्रचारक बनाया एमसीडी चुनाव में। और एक बात, अंबेडकर साहब का नाम तो ले रहे हो, पर अंबेडकर साहब के नाम से तीर्थ बनाए हैं, उनकी बात करो। और एक आध्यात्मिक पुरुष थे, बौद्ध जो थे हमारे, वो पहले क्षत्रिय राजा थे। क्षत्रिय राजा के बाद उन्हें बोध हुआ कि भैया अंतिम ज्ञान को प्राप्त करना है, तो वो तो शांति है ना। हम भी कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, लेकिन हम एक बात और कहते हैं, धर्म हिंसा तथैव च। इस बात को मानना पड़ेगा। क्या लगता है आपको कि बौद्ध 2 तरीके का हो गया है? एक जो अभी नव बौद्ध हो रहे हैं वो, और एक वास्तविक बौद्ध जो दूसरे वाले हैं। इनमें दोनों में क्या अंतर है? इनमें यही अंतर सर, ये नव बौद्ध है, एजेंडा है, इनको चाहिए पॉलिटिक्स। इनको बनना है चंद्रशेखर रावण, इनको बनना है मायावती का विकल्प, इनको बनना है काशीराम का विकल्प। नव बौद्ध का मतलब है दंगे फसाद करो, हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलो, ब्राह्मणों और वैश्यों और क्षत्रियों के खिलाफ जहर उगलो, और इस देश में बंटवारा करो, गृह युद्ध की तैयारी करो। जय भीम का नारा आपको पता ही है, संसद में लगा चुका है ओवैसी भी। ओवैसी ने क्या कहा है आपको पता है? ओवैसी वो जहरीला नाग है जिसने, अकबरुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा था, 15 मिनट पुलिस हटा दो, 25 करोड़ मुसलमान है, 2012 में बोला था, 2022 चल रहा है, 10 साल में 7 करोड़ से ज्यादा आबादी और बढ़ा चुके होंगे। आज 32 करोड़ से ज्यादा आबादी है उनकी। 100 करोड़ हिंदुओं को सबक सिखाने वाली जाति। और राजेंद्र गौतम ने तो ये कहा है कि हम अपर कास्ट को खत्म ही कर देंगे, इतना कन्वर्जन करेंगे उन। हाँ, वही रहेंगे, अल्पसंख्यक हो जाएगा। अपर कास्ट जो है, जो मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है, और ओबीसी और एससी एसटी एक हो जाएंगे। मतलब एक प्रोपोगेंडा है सर, होना कुछ नहीं है। बीजेपी सरकार में सारे मंत्री एससी एसटी कम्युनिटी से थे अधिकतर, और उसके अलावा विधायक पार्षद सांसद सबसे ज्यादा बीजेपी में, पार्षद वगैरह आपको एससी एसटी कम्युनिटी से मिलेंगे। और हमारे देश में तो ये तक चल रहा है कि आप सर सोच के देखिए कि अब तो रिजर्व कर दी गई है सीटें। और उस समय पे आप देखो, हंसराज हंस कौन है? एससी है। बाम सेफ सबसे खतरनाक संगठन है, मानते हो? बाम सेफ से निकला हुआ, जो अपने आप को आईआरएस बोलता है, क्या नाम है इसका? उदित राज, 2014 में मोदी के नाम पे जीत के आया था। ठीक है, क्या करा उसने? 5 करोड़ रुपए मांग लिए, बीजेपी ने टिकट काट दिया, भ्रष्टाचारी को नहीं रखेंगे। फिर कांग्रेस ज्वाइन कर ली, कांग्रेस ने भ्रष्टाचारी को स्वीकार कर लिया। लेकिन हंसराज हंस एक सिंगर है, किसी को नहीं पता था वो दलित है। क्या इस देश ने उसे स्वीकार नहीं किया? क्या उस पर कभी दलित का टैग लगाया? क्या उसके साथ किसी ने खाने से मना कर दिया? दलित वलित कुछ नहीं होता सर इस देश में। इस देश में जो योग्य है, जो प्रतिभावान है, चाहे वो हमारे राष्ट्रपति हो रामनाथ कोविंद, जिनका घर चौंता था, उस व्यक्ति ने रोते हुए ये बात बोली है, मैं उस कानपुर से आता हूँ जहाँ घर चौंता था मेरा, और आज मैं राष्ट्रपति बन गया हूँ। किसकी बदौलत? ये भारतीय जनता पार्टी की बदौलत, नरेंद्र मोदी की बदौलत, उनकी दूरदृष्टि की बदौलत। और भारतीय जनता पार्टी ही वो पार्टी है जिसने एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया। लेकिन उस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया सोनिया गांधी, क्योंकि विदेशी नागरिक है। विदेशी नागरिक इस देश का भला कभी नहीं कर सकता। जैसे विदेशी कोख में पला हुआ बच्चा इस देश का खास नहीं हो सकता, आचार्य चाणक्य ने कहा था। आज राहुल गांधी सोनिया गांधी पे वो बात लागू होती है। और आपको एक बात बोल दूं आपके चैनल के माध्यम से, एनपी भारत के माध्यम से सर, के सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इन दोनों ने आज तक ना एपीजे अब्दुल कलाम के साथ फोटो खिंचवाई है, ना द्रौपदी मुर्मू के साथ फोटो खिंचवाई है, ना राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ। ये मैं बता रहा हूँ, ये लोग नफरत करते हैं किससे? उस समय पे राष्ट्रपति को राष्ट्रपति नहीं समझते, बीजेपी का राष्ट्रपति कहते हैं। तो ये भी एक एजेंडा है। मोदी तो सबको स्वीकार कर लेते हैं, अब भारतीय जनता पार्टी में जुड़ रहे हैं बड़े बड़े कांग्रेसी। टाइम था कि प्रणब मुखर्जी को कितना सम्मान दिया भाजपा ने, ऐसा भी कुछ? इसीलिए तो प्रणब मुखर्जी ने बहुत सारे ऐसे मुखर होकर स्टेटमेंट दिए। सबसे पहले प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बने तो किसे फांसी पे चढ़वाया? कसाब को। नहीं तो ये आज बिरयानी खा रहा होता आज भी। कांग्रेस ने क्या थ्योरी रची थी कि कलावा बांध के आया है, उसका नाम क्या था, बेंगलोर का नागरिक दिखा दिया था, वो हिंदू दिखाया जा रहा था। आप समझो इस बात को सर। वो एक था ना कि 26/11 हमले को भगवा आतंकवाद साबित करने की एक कोशिश की गई थी, कि किताब का विमोचन हुआ था। उसमें हमारे जिस हम जनपद से आते हैं, उस जनपद के कृपा शंकर सिंह भी थे। वो उस वक्त मुंबई के गृह राज्य मंत्री थे। तो उस वक्त भी ये कोशिश की गई थी, लेकिन बाद में खुलासे हुए। और उसके बाद
भगवा आतंकवाद की वो थ्योरी धरी की धरी रह गई। कृपाशंकर यादव थे, महेश भट्ट थे, कृपाशंकर सिंह, महेश भट्ट, उनका कबाड़ी का कारोबार था सर, मैंने तो उन पे बहुत पोस्ट लिखा है। वो कबाड़ी का कारोबारी था वहाँ पे। और उसके बाद आपको एक बार बता दूं, जो दाऊद इब्राहिम था वो भी आजमगढ़ से ही था। लेकिन वो क्या करा, उसने 93 ब्लास्ट किए। और जो इनका मेन था वो सीए था, ठीक है। जो याकूब मेनन था, उसके लिए 2 बजे जो कोर्ट खुलवाया गया कि भैया मर्सी पिटीशन डालो, ये भी तो आतंकी था। लेकिन इनको बचाने के लिए मर्सी पिटीशन किस किस सांसद ने लिखी, उसका नाम उजागर करो ना। अजीज बर्नी द्वारा लिखी गई 26/11 हमला, आतंकी हमला, आरएसएस की साजिश। उसमें कौन कौन खड़ा होता है? मदनी खड़ा होता है, कृपाशंकर सिंह खड़ा होता है, दिग्विजय सिंह खड़ा होता है और महेश भट्ट खड़ा होता है। महेश भट्ट का बेटा डेविड हेडली के साथ पकड़ा जाता है दुबई में। अगर उस समय बीजेपी की सरकार होती तो ये राहुल भट्ट भी पकड़ा जाता, आलिया भट्ट वगैरह जो आज उछल रहे हैं ना, इनको शर्मिंदगी से आंखें झुका के चलना पड़ता। ये तो कांग्रेस के प्रोपोगेंडा के तहत बच गए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हिंदुओं के खिलाफ सैफरन टेरर भी एक एजेंडा चलाया गया, हिंदू आतंकवाद भी एजेंडा चलाया गया। लेकिन आज साध्वी प्रज्ञा सांसद है क्या नहीं? मिलिट्री इंटेलिजेंस में काम करने वाले कर्नल पुरोहित, उनको भी बदनाम किया गया। कितने साल तक वो जेल में रहे? 9 साल तक उन्हें प्रताड़ना झेलनी पड़ी। और मैं जानता हूं कि सर हिंदुओं के खिलाफ और भी, मालेगांव ब्लास्ट के अलावा और जो अजमेर ब्लास्ट, उसके अलावा 59 कार सेवक जला दिए गए गोधरा में। कार सेवकों को जिंदा जलाने की साजिश की थी, पाकिस्तान की साजिश थी। साथ किसने दिया? भारत के गद्दारों ने। उन्हीं गद्दारों ने जो आज यहाँ पे शाहीन बाग करते हैं, जो दिल्ली में दंगे करते हैं, जो कानपुर में राष्ट्रपति अंतिम समय में, जब राष्ट्रपति, जो पूर्व राष्ट्रपति हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपनी धर्मपत्नी, जो उनका नाम है संगीता या कुछ करके नाम है, उनके साथ अपने एक डिनर पे कि प्रधानमंत्री जी आप मेरे घर पे पधारिए, मैं आपको भोजन कराना चाहता हूँ। और मैंने आदर्श ग्राम बनाया कानपुर में। उस समय पे नुपुर के नाम से दंगे करवा दिए कानपुर में, पत्थरबाजी हुई है। शुक्रवार की नमाज के बाद, शुक्रवार के दिन में हिंदुओं की दुकानें बंद करवाई जा रही है। तो एजेंडा तो बहुत समय से चल रहा है देश को बदनाम करने का। हम तो बहुत अंदर तक काम करते हैं। हमारे इंटरव्यू अगर कोई इंटेलिजेंस का बंदा भी सुन लेगा, अगर उस तय के काम कर लेगा ना, तो इस देश का भला हो जाएगा। हम तो इस देश की भलाई के लिए चाहते हैं। हम ना बिना वर्दी वाले सिपाही हैं, लेकिन राष्ट्र के लिए हमेशा खड़े हैं। सुबह शाम दिन रात हम 24 घंटे वाले सिपाही हैं। कभी हमें याद करो, भारत माता की सेवा में कभी भी हाजिर है। लेकिन इस देश के गद्दारों को नहीं छोड़ेंगे। इस देश की गद्दार पार्टियां, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस, उनकी जड़ें खोद देंगे। चाहे समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी, कोई भी हो, इनकी जड़ें जब तक नहीं खोद देंगे और हर जगह भारत माता की जय का नारा, वंदे मातरम का नारा नहीं लगवा देंगे इन सबके मुंह से, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे और अखंड भारत नहीं बनवा लेंगे तब तक हम पाकिस्तान मिलाएंगे। पाकिस्तान मिलाएंगे, अफगानिस्तान मिलाएंगे, बांग्लादेश मिलाएंगे, अक्साई चीन मिलाएंगे, सब कुछ करेंगे। अपने जीते जी हमारा यही सपना है कि हम अखंड भारत देखें। और जल्द से जल्द ये भारत अखंड भारत बनेगा। और हम इसके लिए तन मन धन जीवन लगा देंगे। भारत माता की जय। तो ये रामेश्वर आर्य जी, इनके बारे में सोशल मीडिया एक ऐसा ट्रैक है जिस पर आप इन्हें देखते होंगे। लगातार हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।